सुनो सुनो भाई, डिस्कॉर्ड पे हमारी हलचल हो गई है। आज हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। हमारे हमारे हमारी प्यारी अनिका जी और राव साहब आए हैं हमारे। वेलकम राव साहब, कैसा लग रहा है मूषा आपको? के बच्चे। हाँ, और ऐसा स्पेशल। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, आपने हमारे साथ 2 वीडियो बना ली, कितनी वीडियो बना ली? 2 ही बनाई है शायद। 2 वीडियो बनाई, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा हाँ, रहा? 2 अगर अच्छा नहीं है तो बता दे रहा हूँ, ब्लीप कर दूंगा। एक्सपीरियंस भाई। एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, और बाकी तुम जो टॉपिक कर रहे हो मुझे खास पसंद नहीं है, पर फिर भी कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, पढ़ना तो है ही। सही चलो बात है। चलता है। यही 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 स्पिरिट होनी चाहिए। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच टू अनिका फॉर कमिंग भाई। थैंक यू अनिका, योर प्रेजेंस इज अप्रिशिएटेड मेरे को है। नहीं बोलेगा थैंक यू। तेरे को बोल तो दिया। तो ठीक है। बोला, तो ठीक है बोल भाई, दिया। थैंक यू राव साहब, थैंक यू राव साहब, थैंक यू अनिका, आप दोनों का थैंक यू कमिंग। और कुछ लोग जो आए हैं, इनके अलावा जो लोग आए हैं वो ठीक है, उनको टॉलरेट किया जा रहा है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। एक बात और बता दूँ मैं, खैर। थैंक यू बच्चे अनिका भी वन हो बता। से। थैंक यू अनिका, थैंक यू राव साहब। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, चलो। तो अच्छा, मैं राव साहब आए तो राव साहब को समझा देता हूँ और अपनी नई ऑडियंस को भी समझा देता हूँ। तो ये चैप्टर अभी तक मैरो अनिका ने 6.5 तक कवर कर लिया। अब हम 6.6 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हाँ, एक एक पैरा पढ़ते हैं। हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? हाँ आ वही रही तो है। दिक्कत है, आवाज आ रही है तेरी। अच्छा। तो हम लोग एक एक पैरा पढ़ते हैं, फिर एक वो जो पूरा का पूरा पैरा है वो एक इंसान समझा देगा, फिर दूसरा इंसान मतलब उसके बाद जिसकी टर्न होगी वो समराइज़ करेगा उस पैरा को। एक आदमी लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाएगा क्या हुआ है, उसके दूसरा आदमी समराइज़ करेगा, और फिर आगे ऐसा चलता चला जाएगा। फिर वो दूसरा आदमी पढ़ेगा, तीसरा आदमी करेगा, फिर चौथा। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके। यहाँ पे तो 2 औरत है, फिर वो कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, ओके। स्टार्टिंग, लेट्स स्टार्ट विद अनिका जी। अनिका जी आई हैं, अनिका जी का स्वागत होगा। चलो अनिका, स्टार्ट करो। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल से। 6.6। 6.6 करना है क्या? हमने 6.6 कर नहीं लिया? ओके, 6.7। यस यस 6.6 सिक्स। कर लिया था भाई, फिर आपने अभी बोला 6.6 से स्टार्ट करना है। अरे मैं पागल आदमी हूँ, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ओके, 6.7 हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. तो इसमें यही बता रहे हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, तो ठीक है। उसमें नंबर ऑफ जो अलील्स है, जिस टाइप के अलील्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर जीन में, वो हम्म। कितनी बार अकर करता है, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस हम्म। पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस ओके। फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहती है, और जनरेशन टू जनरेशन ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं करती है। ओके। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो अच्छा, जो स्टेट है वो मेंटेन करके रखता है। सही बात है, इक्विलिब्रियम। अ, या उसके बाद हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। तो वही है, जैसे कि हमने क्वेश्चंस वाली एक वीडियो की थी, तो हमने हम्म। लिखा था उसमें एक इक्वेशन, उसके थ्रू हम लोग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझते हैं। ओके। This principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation, जैसा कि पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा था। सही बात। जीन पूल एक टर्म है, सबसे पहले उसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीन पूल क्या होता है। तो हम्म। जीन पूल जो होता है वो टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें कितने अलील्स होते हैं, हम्म। उसमें कितने जीन्स होते हैं और उसके कितने अलील्स होते हैं, हम्म। इस चीज़ को हम लोग जीन पूल कहते हैं। हम्म। और ये जो भी होता है वो कांस्टेंट रहता है। सही दिस इज बात। कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक तो है। जैसे बताया था, इस प्रिंसिपल को भी हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ओके। सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसीज इन वन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी और क्यू। हम्म। तो वो एक पर्टिकुलर, इसमें यही बताया है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, हम्म। तो उसमें जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है, तो लेट्स से उसमें 2 है, पी और क्यू। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 कंसिडर कर रहे हैं, पी और क्यू। तो इन अ डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele A and allele capital A and allele small a. ठीक है। The frequency of capital A in a individual in a population is simply p square. हम्म। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल डोमिनेंट है, हम्म। होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए,
तो उस अलील की फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी स्क्वायर के थ्रू. ओके. This is simply stated in other ways, that is the probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is P square. तो उसमें वही बताया हुआ है कि प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का, जिसकी ऊपर वाले लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ था उस सेम चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जब करते हैं तब हमारे पास P स्क्वायर ऑब्टेन होता है. सिमिलरली अगर हम लोग स्मॉल ए लेते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमारे पास क्यू स्क्वायर आता है. सही बात. ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए. और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है और ये डोमिनेंट ही होते हैं एक तो उसको हम लोग 2p2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी ये जो भी हमने पढ़ा है इसके थ्रू हमारे पास एक इक्वेशन आता है p स्क्वायर प्लस 2p2 प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, नाइस. हो गया यहीं तक? नहीं, यहाँ तक टोटल यहाँ तक. दिस इज अ बाइनोमियल इक्वेशन ऑफ p प्लस q स्क्वायर. तो ये बताया गया है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया, वैसे ही वाला फॉर्मूला लग रहा है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था. तो वैसे ही यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p2 प्लस q स्क्वायर है. तो यहाँ पे p प्लस q का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ओके. फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differs from expected values. The difference direction indicates the extent of evolutionary change, distribution in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है. Change of frequency of alleles in a population would be interpreted as resulting in evolution. क्या बात है. इसमें यही बताया है कि जब डिस्टर्बेंस होता है इक्विलिब्रियम में तो उसको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इसको बेटर फॉर्म में समझाया जा सकता है पूरा ड्रॉ करके. हीरो पे हो? हाँ हूँ मैं. एक सेकंड रुक जाना, पहले एक बारी राव साहब को ना समराइज़ करने दो. राव साहब ने क्या समझाया अभी तक. राव साहब लेट्स गो. अच्छा, समराइज करना है तो मतलब हार्डी-वाइनबर्ग क्या है बताओ. ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि क्या बताता है कि मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर जीन्स और उसके एलील्स होते हैं ना, वो है ना जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहते हैं. अच्छा, ओके. और इसमें जीन पूल एक्सप्लेन किया है कि टोटल नंबर्स ऑफ जीन एंड एलील्स. और अच्छा. वो एग्जांपल था ना जैसे कि क्या p एंड q वाला था. ओके, चलो ठीक है. एक चीज़ मेरे को समझाने दो. अब पता है उस एनालॉजी के थ्रू हम पूरी चीज़ समझेंगे. मैं बस एक लिख देता हूँ, फिर बाकी लोग उस एनालॉजी के थ्रू समझा दे रहा. मान लो 2 जीन लिए हमने, कैपिटल T और स्मॉल t. ठीक है, 2 जीन नहीं, सॉरी, अलील लेंगे. ओके राव साहब. हाँ. तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? अच्छा, ये होगा बड़ा टी स्क्वायर छोटा टी स्क्वायर प्लस. नहीं, मतलब कितना होगा? ये 1 के बराबर होगा. क्यों? अब ये चीज़ ये चीज़ कहाँ से आई सन में ही? अरे ऐसे इमेजिन कर कि तेरे पास जो जीन पूल है, अभी मैं फिनोटाइप की बात या जीनोटाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अलील की बात कर रहा हूँ. 2 अलील है मेरे पास. मान ले कि टोटल 100 अलील होते हैं, मान ले. ठीक है, अगर एक 50 है तो दूसरा कितना होगा? कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? 50 होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, अभी इसी चीज़ को अगर मैं वैसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, अगर कैपिटल T की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो स्मॉल t की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? व्हाट डू यू थिंक? 0.7. करेक्ट. तो यहाँ से तो वो वाली चीज़ आई हमारी. इतना सन में आया क्या राव साहब? ये 1 वाली चीज़ कहाँ से आई? ठीक. तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, t प्लस स्मॉल t. अब ये इक्वल्स टू 1 है, इसका स्क्वायर कर दो तो भैया ये हो जाएगा कैपिटल T प्लस स्मॉल t प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t इज इक्वल्स टू कितना होगा राव साहब? 1. अब ये चीज़ जो मैंने ड्रॉ करी है ये जीनोटाइप है. डू यू एग्री विद दिस? हाँ. हाँ, चलो ठीक है, ये जीनोटाइप है.
अब बताओ मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गई। वैसे तो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम इतना ही है, उसमें छोटी छोटी 2-3 ऐसी लाइन हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग से लाइन है। जैसे ये वाली चीज़ है, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंड ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। ये समझ में आई किसी को ये लाइन? इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब अगर जीन और एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं ना, लाइक एक्सपेक्टेड जो होता है इस जनरेशन से अगले जनरेशन में जो एक्सपेक्टेड था उस वो चेंज हो गया उससे, तो वो चेंज हो गया, वो इवोल्यूशनरी चेंज होगा ना कि हाँ वो कुछ उसमें डिफरेंस हो रहा है, इवोल्यूशन डिनोट कर रहा है वो। हाँ, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है उस और इक्विलिब्रियम में। हाँ अच्छा, अब भी आगे की चीज़ अनिका समझाएगी। अनिका ये वाली चीज़ें समझा देंगी। पहले अनिका ये बताओ तुम क्या कह रही थी, ग्राफिकली कैसे समझाना है, किस चीज़ को समझाना था? नहीं, ये जो डायग्राम दिया हुआ था उसी को। इसी चीज़ को समझाना है ना। तो हमने, याद है तुम्हें जो हमने हाँ हाइट वाला एग्जांपल किया था, उतना clear याद है ना? नहीं। हाँ, तो वो हाँ हाइट वाले एग्जांपल के थ्रू समझा दो, और वो जो तुम बोलोगे आई विल राइट। चलो गो अहेड। ओके, तो हाइट वाली एग्जांपल या फिर वेट वाला जो किया था हमने? हाँ, मतलब हाइट वेट ही की बात है। हाइट ले लो, अब तो कैपिटल टी वगैरह यूज़ कर लिया ना। एक बात नहीं होती भाई। हाइट वेट एक ही ले लो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में ये था कि जो रेंज है वेट का वो 2 to 5 kg है। अरे नहीं, वो वाला और मतलब वो एक लाइक सेकंड 2 to रुको रुको 5। रुको रुको, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे इमेजिन करो कि एक इंडिविजुअल है, एक कॉलोनी है जहाँ पे हाइट है 20 kg और 60 kg और 40 kg। ऐसे ऐसे इससे 2 और 5 मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो तो जाएगा। जो 20 के, हाँ, तो 20, 40 और 60 है, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो जो इतना। 20 और 60, अगर किसी इंडिविजुअल का वेट 20 kg है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर किसी का 60 kg है तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको मॉडरेट रहना पड़ेगा। 40 kg है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, तो एक टाइप की एवोल्यूशन तो ये हो गया राव साहब, समझ में आ रही है बात? एक टाइप का ये एवोल्यूशन हो गया कि मान लो भैया तुम 20 किलो के नहीं ठीक हो, तुम 60 किलो के ठीक नहीं हो, तुम 40 किलो के हो तो ठीक है। अब व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन सा वाला चार्ट अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन सा वाला ग्राफ? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं मीडियम साइज इंडिविजुअल को फेवर करने लगा तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा मेरा? व्हाट डू यू थिंक, बताओ। जैसे ये हैं, ये कम वेट वाले लोग हैं, ये ज़्यादा वेट वाले लोग हैं, ये एक्स एक्सिस पे वेट है। तो ट्राई करो, कम ऑन। देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे ना एक्सट्रीम वेट वाले लोग गायब हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहुत कम वाले वेट भी गायब हो गए और बहुत ज़्यादा वाले वेट भी गायब हो गए। तो क्या लगता है ये वाला ग्राफ मैच कर रहा है हमारे उससे, है ना? Yes, हाँ क्योंकि जो बी वाला डायरेक्शनल जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, तो ये सही है फिर। मतलब जो हमने पहले सोचा था कि भैया 40 किलो का वेट सही है, वो सही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। मतलब तुम्हारी पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो रही है, बीच की तरफ जा रही है। चलो अनिका ये वाला समझा दो अब। ये वाला केस कौन सा है? 3 अलग अलग केस हैं, ये याद रखना सब लोग। ये 3 अलग अलग केस हैं। पहला केस हो गया, अनिका दूसरा केस बता दो। इन वन डायरेक्शन, तो इसमें केस भी चेंज होगा क्या? लाइक एक पर्टिकुलर, लाइक 60 kg का है तो सिर्फ हाँ वही सर्वाइव कर पाएगा। हाँ हाँ, अब इस वाले केस में तो ऐसा है इसमें हाँ, बोलो बोलो बोलो। 20 और 40 वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 60 वाले सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ तो पहले जो कंडीशन था उसके टुवर्ड्स अगर जो भी ऑर्गेनिज्म थे तो वहाँ से शिफ्ट होते होते 20 से फिर 40 में गए, हम्म तो तभी भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। उस हाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन के टुवर्ड्स अगर वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं तभी वो सर्वाइव करेंगे। तो अगर वो कर लेते हैं और अगर वो सर्वाइव करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि उनका इवोल्यूशन हुआ था, ऐसे। हाँ, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ और सिर्फ 60 के लिए ज़रूरी नहीं है, 20 के डायरेक्शन में जा सकता है। और इस वाले ग्राफ को हम लोग डायरेक्शनल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है? ओके राव साहब, जो जी। इस फिगर में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग राइट में जा हाँ रहा है, हाँ, इस फिगर के अकॉर्डिंग वो ठीक किसी भी है। डायरेक्शन में हो। हाँ, वैसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बताओ भाई राव साहब, जो जी, समझ में आई बात? चलो ठीक है। अब ये लास्ट फिगर है। लास्ट फिगर राव साहब, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस केस में क्या हो रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक? नहीं पता। अरे ट्राई कर, कम ऑन, ट्राई कर। क्या लगता है तेरे को? ये तो बड़ी नाइस बूंद है। ठीक है भाई, बोल रही? कुछ नहीं, बकवास कर रहा इसमें है। ऐसा हो सकता है, इसमें बहुत सारे केस
एक्सेस कंसिडर करते 20, 40, 60, 80, 90। तो स्टार्टिंग में सर्वाइव नहीं कर रहे थे, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, फिर एक पॉइंट आया जब नहीं सर्वाइव कर रहे थे, फिर एक पॉइंट आया फिर सर्वाइव करने लगे। इसमें ऐसा, ये ऐसा केस है, ऐसा कुछ है। इसमें तुम एक्सट्रीम पे सर्वाइव कर पाओगे, यानी कि तुम 20 किलो के हो तब सर्वाइव कर पाओगे, 60 किलो के हो तब सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम बीच के रह गए तो ना घर के ना घाट के हो जाओगे। समझ या गए? तो 4 फुट से छोटा हाँ, या फिर 9 फुट से बड़ा। या तो 9 फुट से मतलब बड़ा। फर्स्ट वाला था एग्जैक्ट अपोजिट। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, गुड, अप्लॉज हो जाए जोजी भाई, अप्लॉज हो जाए। और इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। अगर किसी ने मतलब मेरा थंबनेल देखा हो लास्ट वाला, और वो तुम्हें थंबनेल दिखाता हूँ यार, वो शिनचैन वाला थंबनेल यहाँ था क्या जोजी भाई, या यहाँ नहीं था ना, वो कहीं और था वो? वो शायद ही था यहाँ पे। अरे यार था वो, तो यहीं पर ही, पर अरे पता तो नहीं। यहाँ पे होगा ना, एक सेकंड रुको, ये देखो, ये वाला देख लो, डायनासोर। ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, हाँ, ये मैं बात कर रहा था। ये देखो, ये वाला थंबनेल। Disruptive। हाँ, ये इसके डिसरप्टिव एवोल्यूशन हो रहा है शिनचैन का। ठीक है, तो अब राव, ये कौन है, अल्लू अर्जुला, ये कौन है? हैं? अल्लू अर्जुला आ गया हमारे साथ। राव साहब, अब ये खत्म हो गया था। अब ये तीनों के जी भाई, चलो भाई, जोजी भाई आपको एक्सप्लेन करने का मौका चाहिए, कर दो एक्सप्लेन ये तीनों ग्राफ। ये मतलब स्टार्टिंग वाले तो इसी टाइप के हैं कि भाई, मतलब जो सबसे ऑप्टिमल कंडीशन होगी ना कि नो वो एकदम पूरे एक्सट्रीम पे हैं, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं, एकदम बीच में हैं, वो सरवाइव करेंगे। और एक वो है कि भाई एकदम एक्सट्रीम पे तो वो सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो तीन है ना, तीनों बताओ भाई, तीनों क्या? बताओ, तीनों ग्राफ का एक्सप्लेन करना, तीनों ग्राफ एक्सप्लेन कर। इतना तो नहीं आता। अरे अभी तो किया है। अच्छा, समझ में आगे कि नहीं आया? देखो भाई, ये वाला है कि भैया तुम्हें 40 किलो का होना पड़ेगा, मतलब एकदम बीच में रहो, मिडिल क्लास आदमी सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे या तो बहुत अमीर आदमी, मतलब या तो बहुत मोटा या तो बहुत ही ज़्यादा पतला सर्वाइव कर पा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ मोटे और पतले लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बीच का कोई नहीं रह गया। मतलब ये दोनों लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, बीच के जो BMI वाले लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम आगे बढ़ें? हाँ, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। राव साहब, आपकी चांस है भाई। हाँ यार, कहाँ क्या करना था। वही तो करना जो नहीं, जो कर दिया, जो नहीं करना था। कोई बात नहीं, करो करो। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये बोल रहा है कि 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसे। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये भाई याद करना पड़ेगा, है ना? नहीं मत याद कर, बता दे मतलब देख सुन, तू सीधा तू बस तू कुछ याद मत कर, बस हिंदी में बता दे, जो तू पढ़ रही है उसे हिंदी में कन्वर्ट कर बस, और कुछ नहीं पूछ रहे हम। अच्छा, ठीक है। हाँ, Or when migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. अभी बोल रहा है कि अगर किसी पॉपुलेशन के अगर एक सेक्शन का माइग्रेशन होता है दूसरे प्लेस में, हाँ तो जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं सही बात है। उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जहाँ से वो आया था और न्यू पॉपुलेशन में जहाँ पे वो ऐड हुआ है। हाँ सही बात है। हाँ, New genes alleles are added to the new population and these are lost from the old population. तो अगर माइग्रेशन हुआ है किसी सेक्शन का, तो जो पुरानी पॉपुलेशन है उनमें से वो वाले जीन्स सब्ट्रैक्ट हो गए हैं और इस नई वाली में जहाँ वो आए हैं वहाँ पे वो ऐड हो गए हैं। हाँ This नए would be जीन्स, a ठीक है। gene flow. This would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. मतलब बहुत ज़्यादा बार जीन माइग्रेशन हो जाता है तो हाँ। जीन फ्लो हो जाएगा वो। हाँ, ठीक है। तो if the same change occurs by chance, it is called as genetic drift. अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, बाई चांस बोला इसने, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं बोला है, ध्यान दियो। मतलब नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है, बस बाई चांस हो गया ये। अच्छा आगे। Sometimes the change in the allele frequency is so different in the new sample of population that they become different species. अच्छा मान ले कि मतलब सारे, हाँ सारे के सारे टॉल या सारे के सारे मतलब मोटे एक ही जगह चले गए, तो वो न्यू सैंपल न्यू वो बन गया पॉपुलेशन, न्यू स्पीसीज। सॉरी, बोल आगे बोल। So the original drifted population becomes founders
and the effect is called as the founder effect. चलो ठीक है, तो राव साहब के बाद मेरी टर्न है। हाँ देखो भाई, तो राव साहब ने कुल मिला के ये बोला कि भैया हार्डी वाइनबर्ग तब तक चलेगा जब तक 5 चीज़ें इफेक्ट नहीं होंगी। जीन फ्लो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं आनी चाहिए आपके जीन के अंदर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार याद करने दो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, और एक और चीज़ थी, और क्या थी, म्यूटेशन, म्यूटेशन बोल दिया मैंने, कुछ और रह गया, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हाँ यार जेनेटिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन में क्या फर्क है? म्यूटेशन तो भैया मतलब बिना रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब तेरा मायोसिस वगैरह होना चाहिए। म्यूटेशन तो ऐसे खड़े खड़े भी हो जाता है भाई, अपने आप को देख ले भाई। खड़े क्या हो जाता है भाई धूप में खड़े रहे, हो जाएगी कोई ना कोई म्यूटेशन तेरे अंदर, और ज़्यादा म्यूटेशन हो जाएगी पहले जितनी है उससे ज़्यादा। खैर ये जो है ना, ये सारी के सारी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जेनेटिक वो नहीं है, हार्डी वाइनबर्ग का पार्ट नहीं है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है, ये जो नई नई ग्राफ्स बन रहे हैं, एक बात ध्यान रखना ये। खैर क्या होता है भैया, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, यानी कि बाई चांस आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बार बार कहीं और चला जा रहा है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, कई बार पूरी की पूरी नई स्पीसीज़ बन जाती है। हमेशा नहीं होता, कई बार हो जाता है ऐसा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण नई स्पीसीज़ बन गई। होमो करेक्टस, जैसे मैं होमो करेक्टस आइडेंटिफाई करता हूँ क्योंकि मैं करेक्ट होता हूँ, तो उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, अब हो गया। अब अगला पैराग्राफ जाता है जोजी भाई को। जोजी भाई इंग्लिश इल्ल बता दे यार, बता दे। रुक फिर स्क्रीन बड़ी करने दो यार। एक तो ये डिस्कॉर्ड, अच्छा कोई बात नहीं, तेरे को इशू हो रहा है तो फिर अनिका कर लेगी। एक रुक हाँ इशू हो रहा है। ठीक है अनिका कर ले, अनिका पढ़ देगा। अनिका प्लीज़ कंटिन्यू करिए आप। ठीक है अनिका यार अनिका। Okay. Microbial experiments showed that pre-existing advantageous mutations, when selected, will result in observation of new phenotypes. तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स, किस माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट का बात करें, जो हमने पहले देखा था एक बार, ग्रुप ए ग्रुप बी वाला। हाँ मान लो वो, मान लो हाँ वही वाला ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, या फिर कोई भी माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक बार और एनसीईआरटी में हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो है वो बहुत फास्टर रेट पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ होता है उनका। और क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत फास्टर रेट पे होता है, उनकी लाइफ स्पैन बहुत है हमारे से, तो उनका इवोल्यूशन भी फास्टर होगा। और हमारे इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और उनमें इवोल्यूशन आने में कुछ दिन में भी उनमें आ सकता है चेंजेस। लाइक इवोल्यूशन नहीं भी तो कुछ भी चेंजेस उनमें, एक बिग चेंज जो कंपैरेटिवली दूसरे स्पीशीज़ में आने में टाइम लगेगा, वो माइक्रोब्स में जल्दी आ जाता है। हाँ। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेबल न्यू फिनोटाइप्स। तो जितने भी म्यूटेशंस हैं जो कि पहले से हो रहा है, और वो सारे म्यूटेशंस जो पहले से हो रहा है उसमें जितने भी एडवांटेजेस, जितने भी फ़ायदे मिल रहे हैं उस म्यूटेशन के वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास बहुत सारे न्यू टाइप के फिनोटाइप्स बन जाएंगे। सही बात। ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे एक्सटर्नली, आउटर अपीयरेंस पे, जो पहले नहीं थे, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। नहीं पहले एग्जिस्ट कर रहे थे और उनको एडवांटेज दे रहे थे, जैसे कि मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा म्यूटेशन था। फिर इन्हें न्यू फिनोटाइप्स क्यों बोला जा रहा है? मतलब अब देखो क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशन है वो अब क्योंकि वो पास ऑन हो गई तो उसने बिल्कुल ही अलग फिनोटाइप बना लिया। पहले तो वो म्यूटेशन था, अब वो एक वो हो गया, उसका लाइक फीचर हो गया। पहले म्यूटेशन था, अब वो इनबिल्ट फीचर हो गया, सॉर्ट ऑफ ऐसा मान लो। मतलब उसका ओरिजिन म्यूटेशन से हुआ था। मतलब कुल मिला के ये है कि भैया जो नए माइक्रोब आएंगे वो नए टाइप के माइक्रोब आएंगे, और वो माइक्रोब नए इसलिए क्योंकि उनके एंसेस्टर्स में वो था, एक म्यूटेशन था, उस वजह से वो नए आए हैं। ओवर फ्यू जनरेशंस दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन। और ऐसा अगर होते रहेगा तो कुछ जनरेशन के बाद स्पेशिएशन हो जाएगा। स्पेशिएशन मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की स्पीशीज़ अपने आप को डिस्टिंक्ट कर लेंगे बाकी जो दूसरे स्पीशीज़ है उनसे, राइट? हाँ स्पीशी, अरे वो क्या था, फाउंड मतलब नया स्पीसीज बन जाता है तो उसको, नहीं नई स्पीसीज बन जा रही है ना। स्पीसिएशन मतलब नई स्पीसीज बनना,
स्पीशिएशन क्या होता है? हाँ, ब्रांच आउट कर रही हूँ मान ले। स्पेशिएशन तो पहले भी आया था। पता नहीं, स्पीशिएशन का कोई मतलब बताना मेरे को एक बारी, ठीक है? चलो आगे बढ़ो फिर, अनिका आप आगे बढ़ो। पहले एनसीईआरटी में सर्च कर सकते हो। स्पीशिएशन नहीं कहते क्या? क्या? मतलब नई स्पीशीज का बनना मेरे को, मेरे हिसाब से भी होता है। ये पहला है, हाँ ये वही, पहला मेंशन है, बट एक यहाँ पर्टिकुलर स्पीशीज हो जाते हैं और फिर अपने आप को वो डिस्टिंक्ट कर देते हैं दूसरे से। म्यूटेशन की वजह से स्पीशीज बनती है, अब ये नहीं लिखा कि भाई स्पीशिएशन होता क्या है। चलो खैर कोई नहीं, आप कंटिन्यू अरे करो। वो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीशीज बनी हुई थी, वो स्पीशिएशन वो पे तो था वो तो रिजल्ट। पूरा का पूरा नया ऑर्डर बन गया था, स्पीशीज छोड़ पूरा ऑर्डर बन गया था वो मार्सुपियल, और वो बने ही नहीं थे एक्चुअली। वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, बस वो लोग थ्राइव करने लगे। लाइक वैसे तो मैमल से कम्पीट नहीं कर पाते थे वो लोग, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब अलग हो गया तो मैमल उनके पास थे नहीं आसपास, तो मैमल से कंपटीशन करना नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मार्सुपियल आ गए। ऐसा नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया में बना है, मैं गलत था वैसे, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी बट ऐसा नहीं था। जस्ट सो वी आर क्लियर। ठीक है, खैर कंटिन्यू करो अनिका। Selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to produce and leave greater number of progeny। तो यहाँ पे वही बता रहा है नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो भी हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, जो प्रेफरेबल है, जो अडाप्ट कर पाते हैं अपने आप को अच्छे से, तो वो सारे क्वालिटीज़ को लेके वो आगे के जनरेशन में वो कंटिन्यू कर पाते हैं, इनहेरिट करते हैं, उसको आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजनी, और वही सारे जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजनी, जैसे हमने देखा था वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर जो डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा फिट वो है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है। और एक और बात हमने देखी थी कि जो दूसरे के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा अडाप्ट कर पाएगा और अपने आप को उन लोगों से बेटर परफॉर्म दिखा पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा, तो वही आगे जाके कंटिन्यू करेगा। सही बात। तो वही वाली बात है यहाँ पे भी। कौन सी लाइन थी, ये रहा एक इसका बार आप है। हाईलाइट करोगे? हम्म, ओके। Critical analysis makes us believe that a variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in the change frequency of genes and alleles in the future generation। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें जो जीन की फ्रीक्वेंसी है या फिर जो अलील की फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम वो लोग अकर कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स अकर कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है फ्यूचर में। तो वो डिपेंड करता है जो भी म्यूटेशंस आ रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है म्यूटेशन में, जो भी वेरिएशंस आ पा रहा है म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आ रहा है बेसिकली, तो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। और फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है उस पर डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें जो होती है, जो म्यूटेशन आ रहा है या फिर जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है, ये सारे वेरिएशन गेमीटोजेनेसिस, मतलब गेमीट का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे ये सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं। और ड्यू टू द जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर जीन फ्लो की वजह से जैसा कि कौन थे, क्या नाम है उनका, उन्होंने बताया, राव साहब, अभी मेरे को नाम नहीं, राव साहब। हाँ राव साहब, करेक्ट। तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ है, उनसे अगर जीन फ्लो होकर किसी और में जा रहा है तो उसकी वजह से भी हो पा रहा है। और यही प्रोसेस अगर मल्टीपल टाइम्स होने लगे और बाई चांस होने लगे तो इसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों की वजह से ये सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आगे के जो फ्यूचर में हमारे जितने भी जनरेशन आने वाले हैं उन सब की जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है जीन्स की और अलील्स की, तो वो कैसी होगी वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, जेनेटिक फ्लो पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। उसके बाद जो वेरिएशन आता है किस दो कारणों की वजह से, म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है या फिर जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो वेरिएशन आता है उस पे डिपेंड करता है। और ये सब कुछ गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। उसके बाद coupled to enhance reproductive success, natural selections makes it look like different population। coupled to enhance reproductive मतलब success मतलब वेरिएशन के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रही है, मतलब वेरिएशन के साथ हमने नेचुरल सिलेक्शन को कपल कर दिया। ओके इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा है वो। ओके, तो वेरिएशन भी होगा और नेचुरल सिलेक्शन दोनों साथ में है, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। और ये वाला पार्ट तो हमने कर ही लिया था कि जो कौन सा वाला? डायरेक्शनल क्या होता है,
स्टेबलाइजिंग क्या होता है Complexion और can डिसरप्ट। lead to stabilization, in which more individuals acquire a mean character value। तो इसमें वही बता रहा है कि स्टेबलाइजिंग जो होता है, स्टेबलाइजेशन उसमें जो होता है मीन कैरेक्टर, जो हमारा कोई भी कैरेक्टर है वो मीन वैल्यू एक्वायर कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजेशन, क्योंकि वो स्टेबल है मीन पोजीशन पे बीच में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल चेंज क्या होता है, तो वो होता है मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो मीन को छोड़ के कोई भी अगर दूसरा वैल्यू अक्वायर करता है तो इट कुड बी पीछे की तरफ भी जा सकता है, मतलब कम भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि हमने ग्राफ डी में देखा था, इट कुड बी इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, कोई भी हो। उसको छोड़ के कोई भी मीन पोजीशन को छोड़ के अगर कोई भी होता है तो उसको डायरेक्शनल कहते हैं। ठीक। उसके बाद डिस्ट्रप्टिव या फिर डिस्ट्रप्शन दोनों एक ही चीज़ है। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वही बता रहा है कि इधर इट वुड बी ऑन द राइट साइड और एट द लेफ्ट साइड, जो हमारे पास ग्राफ सी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। नहीं, इधर मत बोलो, बोथ मतलब दोनों साइड पे जाता है, क्योंकि इधर मतलब तो डायरेक्शनल हो जाएगा फिर। हाँ, कंटिन्यू। मतलब दोनों पे रहेगा, या तो वो लेफ्ट, मतलब सॉरी, दोनों पे रहेगा, लेफ्ट पे भी रहेगा और राइट पे भी रहेगा, बट वो कभी भी मीन पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक तो है। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रप्टिव। क्या बात है, अच्छे से समझाया, नाइस। अपलॉज हो जाए भाई, जोजी भाई अपलॉज हो जाए। तो राव साहब हैं, चले गए राव साहब चले गए। नहीं, बढ़िया था। ट्रुथ बम गिरा के क्या कोई ना देखो, ऐसा है कि एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये जो पूरा पैरा है ना, ये सबसे पहले हमने हार्डी वाइनबर्ग पढ़ लिया, हार्डी वाइनबर्ग क्या होता है, हमने पता चल गया कि हार्डी वाइनबर्ग का काम क्या होता है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक बस ये पढ़ रहे हैं कि भाई हार्डी वाइनबर्ग को कौन सी चीज़ कैसे अफेक्ट करती है। तो हमने जीन फ्लो पढ़ा कि जीन फ्लो कैसे अफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ लिया, म्यूटेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे इफेक्ट करेगा, और नेचुरल सिलेक्शन कैसे इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आई होप समझ में आ गया हो। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? अल्लू अर्जुन या मिस्टिक बायोटिक बताइए, अनिका जी, कोई ऐसी चीज़ हो ना समझ में आई हो? क्या भाई साहब? अरे नू ही होता है लाडले, ऐसी होता है, ऐसी वही अपने आप को पुश करना होता है। ये कौन है? ये जोजी भाई हैं, वैसे अल्लू अर्जुन बन के आया, अल्लू अर्जुन जुलाई बन के आया, क्योंकि जून ख़त्म हो गया ना, तो अब जुलाई स्टार्ट हो गया ना, तो अल्लू अर्जुन जुलाई बन के आया। ठीक है भाई अल्लू भाई। इनकी दो आईडी है। नहीं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं ऐसे, नाम चेंज करके। चलो खैर, कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। देखो, अभी तो हमने देख लिया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करती हैं चीज़ें, मैकेनिज़्म वगैरह देख लिया आपको। अब देख रहे हैं कि भाई हुआ क्या था, तब से अब हम अर्ली अकाउंट देखते हैं। वैसे तो इस वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से आते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो खैर, आ जाओ। 200 मिलियन साल पहले, एक सेकंड रुकना, साइड बार हटा दूँ ज़रा। हाँ, 2000, वाह, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म आए थे। अब कैसे आए थे नहीं पता, पहले मुर्गी आया क्या, पहले अंडा, नहीं पता कौन आया। कुल मिला के इनके पास ऑक्सीजन, क्या भाई साहब, जिसका ऑर्डर दोगे सही। ठीक है भाई। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर व्हाट। खैर, ऑक्सीजन आया, ओके, ऑक्सीजन आया, फिर वो जो रिएक्शन था वो फोटोसिंथेसिस जैसा था। इसमें लाइट की हेल्प से आपने लाइट कैप्चर करी पिगमेंट से हेल्प से, और उसके वजह से पानी तोड़ा आपने। अच्छा, फिर उसके बाद कुल मिला के मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म आया, पहले सिंगल सेल फिर मल्टी सेलुलर लाइफ। फिर 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स आए और वो एक्टिव हो गए, क्या बात है। फिर जॉलेस फिश आई, जॉलेस फिश, इनके जबड़े नहीं थे। फिर उसके बाद सीवीड आया, कुछ प्लांट्स आए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उस समय के अराउंड पहले जो मतलब ज़मीन पे कदम रखने वाला पहला जो जीव था, जीव जंतु, वो था प्लांट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था एक्चुअली। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स, जब तक एनिमल आए ज़मीन पे पैर रखने के लिए, तब तक वहाँ पे प्लांट ऑलरेडी मौजूद थे।
फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड बैक टू वाटर। अरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। रुको रुको रुको, पहले सबसे पहले क्या आया था भाई? 2000 साल, 2000 बिलियन ईयर्स अगो। 2000 लाइफ। हाँ एक सेकंड रुको, मेरा थोड़ा माइरो नहीं काम कर रहा। 2000 मिलियन ईयर अगो आपके सेलुलर लाइफ आई। फिर उसके बाद 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था भाई। सेलुलर लाइफ के बाद क्या आई थी? ऑक्सीजन स्प्लिट हुआ, है ना? ठीक है। फिर पहले जो लैंड में इन्वेट करने वाले थे वो प्लांट्स थे। नहीं, इससे पहले जॉलिस फिश आई थी ना, 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलिस फिश आई। तो म्यूइंग करते थे क्या? हैं? म्यूइंग कर नहीं, म्यूइंग नहीं करते, तभी तो जॉलिस हैं। तो उसके बाद फिर म्यूइंग स्टार्ट हुई, तो उसके बाद 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था यार? मैं भूल कैसे जा रहा हूँ, ये अभी तो पढ़ा था। 320 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? एनीवन अ लिटिल हेल्प? प्लांट्स आए थे या लैंड पे इन्वेड किया था? चलो ठीक है, प्लांट्स आए थे। आवाज कट गई। लैंड पे इन्वेट किया। क्या क्या कह रहा है? लैंड पे इन्वेट नहीं, ये जोजी भाई कुछ कह रहे हैं। जोजी भाई लैंड पे इन्वेट करा था। लैंड पर इन्वेट करते थे, प्लांट्स ने, ठीक है ओके। प्लांट्स ने इन्वेट कर दिया लैंड पर। प्लांट्स ज़्यादा थे एनिमल्स के टर्म्स में, प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। ओके, वाइड स्प्रेड ऑन फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। अच्छा, कुछ ऐसी फिश थी जो दोनों जगह रहती थी। एम्बीडेंटेट, क्या बात है। 350 मिलियन साल पहले ये स्टाउट मतलब तगड़ी, मतलब ठाट इन द सेंस कि हार्ड। हाँ, जोरदार। और उसके बाद 1938 में, अरे कुछ ज़्यादा ही टाइम स्किप हो गया, 1938 की बात हो गई तुरंत ही। साउथ अफ्रीका में सील कंठ एक नाम की फ़िश होती है, वो जो लगा था कि भाई एक्सटेंट हो गई है, वहाँ मिला था। ठीक है भाई, इसलिए वर्ल्ड कप हार गए। दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स। अब इन एनिमल्स को लोब फिन्स बोला गया है, और ये इवॉल्व हुए थे अपने एम्फीबियंस में। अच्छा, क्या बात है। अभी हमारे पास लोब फिन का कोई वो नहीं बचा, क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन नहीं बचा। अब ये एंसेस्टर्स थे मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलमेंडर के। फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, इन सब के एंसेस्टर्स थे। बाकी ये एम्फीबियन फिर रेप्टाइल में इवॉल्व हुए। अच्छा, उन्होंने बहुत मोटे मोटे अंडे दिए जो कि सन में ड्राई नहीं होते थे। एम्फीबियंस वाले अंडे सन में ड्राई हो जाते थे। अच्छा, अब सन में ड्राई नहीं होते तो ये पूरे टाइम ज़मीन पे रह सकते हैं। सही बात है। अब इनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स है टर्टल, कॉक्रोडाइल और टॉर्टोइस। क्या बात है। इन दी नेक्स्ट, अरे भाई साहब कितना लंबा है ये। टर्टल और टॉर्टोइस में डिफरेंस क्या होता है? टर्टल पानी में, टॉर्टोइस लैंड में, जहाँ तक मुझे पता है। मतलब कुछ पंजे वंजे में भी डिफरेंस होता है। पानी में नहीं जाता। हाँ, टोटोइस में टो लिखा हुआ होता है ना। हाँ, तो टो पैर, मतलब पैर वाले। पंजे का डिफरेंस होता तो है, पंजे का डिफरेंस होता है। हाँ, इन दिन टर्टल के एकदम फ्लैट होते हैं। देख पहचान। सही बात है, मतलब देख लूँगा तो पहचान जाऊँगा। सही बात है। हाँ। फिर अगले 200 साल में रेप्टाइल्स आए, अलग अलग शेप के आए भाई, और रेप्टाइल ने डोमिनेट किया भाई। चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? जायंट फर्न्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, जो कि गिर गए। बहुत जल्दी हिस्ट्री है भाई, जो आए और फिर गिर गए। उन्होंने कोयला बना दिया। सम ऑफ दिस लैंड रेप्ट। अब फिर क्या हुआ भाई? ये कुछ जो रेप्टाइल थे, इन्हें पसंद नहीं आई ज़मीन, वो वापस पानी में चले गए, रिटर्न टू मोंके। फिर उन्होंने क्या बनाया यहाँ पे? फिश लाइक रेप्टाइल बनाए। फिश लाइक रेप्टाइल जैसे इक्थियोसॉर्स। अब जो लैंड पे रेप्टाइल थे, लैंड पे रेप्टाइल बहुत बड़े थे, लाइक बहुत ज़्यादा विशाल थे, बहुत ज़्यादा एकदम डोमिनेट करते थे। उनमें से सबसे बड़ा था टिरानोसॉरस रेक्स। सबने देखा ये तो। वो था 20 फीट हाइट में था, 20 फीट था हाइट में, 20 फीट। और उसके डैगर लाइक टीथ थे। क्या बात है, तो मज़ा ही आ गया सुन के। और 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर अचानक से गायब हो गए, लाइक डैड, मिल्क लेने चले गए। अब हमें ट्रू रीज़न नहीं पता। ऑफ कोर्स मिल्क लेने गए थे, दूध लेने गए थे।
उन्होंने बोला कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज। फिगर डिस्कस नहीं किया। हाँ कर लेंगे ये पैराग्राफ हो जाए। फिगर नंबर 6.2। हाँ पैराग्राफ कंप्लीट हो जाने दो। फिर कुछ कहते हैं कि भाई वो चिड़िया में बदल गया, कुछ कहते हैं कि भैया क्लाइमेटिक चेंज ने मार दिया। हो सकता है इसके बीच में वो कुछ हो सकता है। अब कह रहे हैं कि द ट्रूथ मे लिव इन बिटवीन, मतलब हो सकता है इन दोनों में से, मतलब या तो चिड़िया ने मार दिया या तो क्लाइमेट चेंज में बदल गया वो, ऐसे हो सकता है कुछ। स्मॉल साइड रेप्टाइल जो होता है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। चलो एक बारी रिवाइज करते हैं अभी अभी जो भी पढ़ा स्टार्टिंग से। चलो भाई एक एक लाइन सब लोग बताएंगे, स्टार्टिंग विद जोजी। पहली लाइन क्या थी भाई? बहुत साल पहले सेलुलर लाइफ आई। 2000 मिलियन ईयर्स अगो सेल आए थे, ठीक है। अनिका उसके बाद क्या हुआ था बताओ। ऑक्सीजन स्प्लिट हुआ। ठीक है फोटो 500, हाँ ऑक्सीजन आ गया भाई, ठीक है। फिर ऐसा था कि भाई 350 मिलियन ईयर्स अगो जो था प्लांट आ गए थे। प्लांट की मेंशन थी या जॉलेस फिश का मेंशन था पहले किसका? ठीक है जॉलेस फिश आ गई। वेरी जॉलेस। चलो आपकी बारी जोजी। 500 मिलियन इयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स भी तो आए थे। अच्छा हाँ इनवर्टिब्रेट्स भी आ गए थे और एक्टिव हो गए थे। क्या बात है जोजी भाई, जोजी पाजी। फिर पेड़ आ गए थे जब पहली बार इन्वेड करा था। हाँ तो प्लांट्स ने इन्वेड कर दिया लैंड पे। प्लांट्स लैंड पर आ गए, ठीक है। अनिका मेरे फिर क्या हुआ था अनिका? 320 वाला हो गया। 320 वाला शायद नहीं हुआ। हो तो गया। 320 में क्या हुआ था? 350 हुआ। अच्छा 350 था। नहीं 320 था, मतलब फ्यू प्लांट्स और वीड्स जो थे, सीवीड्स। 320 ईयर्स अगो आपके सीवीड्स आ गए और प्लांट्स। सीवीड्स आ गए और प्लांट्स आ गए, चलो ठीक है प्लांट्स आ गए। फिर क्या हुआ था उसके बाद? आपकी लो सीलकंठ की बात हुई थी, उसके बाद किसकी बात हुई थी? रुको लेट मी रिमेंबर। इसकी बात होती है, आर यू श्योर? लेट मी चेक। हाँ सही बात है, सीवीड्स और प्लांट्स थे, फिर उसके बाद सीड कंठ की बात हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद 1938 ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका की बात हुई, साउथ अफ्रीका की, और वहाँ हमें सील कंठ मिल गया, सील कंठ या सील कैंथ, और वो फिर वर्ल्ड कप हार गया वो लोग। हाँ वो भी आता है 350 में। हाँ लोब फिश था इसका आंसर। लोब फिश फॉर्म हुए थे ना जिसके बहुत स्टाउट्स, मतलब बेहतरीन सा एकदम कड़क सा उसका फिन था। हैं? हाँ वो सीलकंठ के बाद बताया गया था। चलो ठीक है जोजी भाई बताओ। फिर 1938 में वो तो हो गया। तो फिर वो था ना इस्टियोपस वाला, वो रह गया क्या? वो उससे पहले शायद टेरिडोफाइट वाला पॉइंट था, बताओ यार। मेरे तो 2 ब्रेन सेलिते में यूज हो गए। हाँ अनिका? फर्स्ट एम्फीबियंस वाला उसका, फर्स्ट एम्फीबियंस जब आए थे। अच्छा तो रेप्टाइल्स बदल गए एम्फीबियंस में? नहीं लोब फिन्स, हाँ वही रेप्टाइल्स बन गए एम्फीबियंस में। नहीं यार एक सेकेंड, होल्ड अप, ऐसा नहीं हो सकता। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में बदले थे, फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे, सही कह रही हो, फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे शायद। लेट मी जस्ट चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे, लेट मी चेक अगेन। ठीक है, यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं, आई होप। ठीक है यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं, ये भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एम्फीबियंस, ठीक है। इसके बाद बताओ, वैसे देख लिया मैंने, कोई और बता दो। हाँ एम्फीबियंस वो हो गए, एम्फीबियंस ने जन्म दिया फिर उनको, रेप्टाइल्स को। एम्फीबियंस ने जन्म दिया रेप्टाइल्स को। अच्छा ये मुझे याद है, यहाँ पे जोजी वाला पॉइंट आएगा कि जो रेप्टाइल्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे, तुम्हारे रेप्टाइल्स हो गए वो कुछ वापस पानी में चले गए,
और जो लोग पानी में चले गए उन्होंने फिश जैसे और क्रीचर बना जिसका एग्जांपल था एक थायोरस, कुछ ऐसे था। इस्थियोपस। इक्थियोपस नहीं था, रस था शायद, इक्थियोपस नहीं था, इक्थियोपस तो कुछ और होता है यार, नहीं दे रखा। खैर इक्थियोसॉरस रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स सॉर्ट क्या लिखा है भाई, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, लैंड वाले। अच्छा लैंड, अच्छा इक्थियोसॉरस तो बहुत आ गया, हमने तो फन वाला पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया। फन वाला पॉइंट आएगा, रेप्टाइल से पहले फन वाला पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं, रेप्टाइल से पहले फन वाला पॉइंट आएगा। ओके सो फन आ गया हमारा। ओके चलो ठीक है, फिर इक्थियोसॉरस आया हमारे, रेप्टाइल एक टाइप का इक्थियोसॉरस बन गया। फिर क्या था इसके बाद, कोई बताओ। डायनासोर वाला पॉइंट था, फिर अच्छा हाँ फिर, हाँ बोलो। लैंड रेप्टाइल्स जो थे वो डायनासोर्स थे और वो डोमिनेट कर रहे थे। हाँ यही था, फिर उसके बाद डायनासोर आ गए, फिर ये बताया था कि डायनासोर की मृत्यु हो गई, बस इतना ही था। और ये भी बताया था हम्म, जो लार्जेस्ट होते हैं वो ट्राइनोसोरस रेक्स होते हैं, उसकी हाइट 20 फीट होती है। सही बात है, 20 फीट इन हाइट, जस्ट अ लिटिल टॉलर देन मी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम लोग कर रहे थे भाई, देखो पहले अर्ली रेप्टाइल आ गए, कितना फनी फेस है इसका। अर्ली रेप्टाइल आए, फिर अरे यार फक, मेरा अटक गया भाई, पीडीएफ अटक गया, होल्ड अप, हाँ आ गया। ठीक है, तो फिर इस हमारे रेप्टाइल जो है वो साइनैप्सिड और सौरोप्सिड में बदल गए। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि ये लैंड वाले होंगे और ये पानी वाले होंगे। सही बात है, ये पानी वाले थे ये, अच्छा नहीं एक सेकंड, नहीं सॉरी, ये कुछ और है। सौरोप्सिड, साइनैप्सिड से मैमल बना हमारा आगे चल के, और सौरोप्सिड से हमारा ये बना टर्टल, लिजार्ड, स्नेक। ये क्या है भाई, तुअतरास, ये क्या होता है? बत्रा के भाई क्या? तुअतरास टोटिया। आगे बढ़ते हैं, बीच का कुछ होगा, हैं? कनेक्टिंग लिंक। हाँ हो सकता है कनेक्टिंग लिंक होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले जो मैमल्स थे वो शुरू, अच्छा नहीं, किसकी टर्न है? अनिका की टर्न है ना, अनिका लेट्स गो। हो गया सारा समराइज? हाँ समराइज तो हो तो गया। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? द फर्स्ट मैमल्स। हाँ जी। ओके, द फर्स्ट मैमल्स वर shrews, their fossils are smaller sized। तो यहाँ पे यही बता रहे कि जो सबसे पहले मैमल थे जो कि एग्जिस्टेंस में आए वो थे श्रीव्स, और उनका जो फॉसिल होता है वो, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। मैमल्स वर विविपरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग वन इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो विविपैरस है, मतलब अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, तो अपने यंग वन को, उनके जो यंग वन है वो उनके अंदर रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, वोम में रहते हैं। तो सही बात। क्योंकि वो अंदर रहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट। तो जितने भी बाकी जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स थे, उसमें जो मैमल्स है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कोई भी किसी भी प्रकार का जो डेंजर होता था उसको सेंस करने में या फिर उसको पहचानने में, अवॉइड करने में, इन सब में ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस थी वो सबसे ज़्यादा थी। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक है, और जब रेप्टाइल्स जो थे, रेप्टाइल्स का पावर जब कम हुआ, मतलब एक्सटिंक्शन हो गया, डायनासोर्स वगैरह एक्सटेंड हो गए, तो जो मैमल्स था उसने टुक ओवर कर लिया, और आज भी अभी तक जो मैमल्स है उसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर है। अब हो सकता है फ्यूचर में कोई और आ जाए उसके हाथ में पावर चला जाए। सही बात है, एवोल्यूशन होता है। मैं आ जाऊंगा फ्यूचर में। चलिए आगे बढ़ो। बस कह रही हो अब भी तो होमो नहीं होमो सेपियन नहीं हूँ मैं, होमो करेक्टस हूँ मैं। चलो कंटिन्यू। When reptiles came down, mammals took भाई, over तेरे the को earth। पता है ना तूने किसकी फोटो लगा रखी है अभी पीएचपी पे? किसकी? अरे यार मत कर यार, प्लीज़ मत कर, आगे बढ़ो प्लीज़, कंटिन्यू। They were in South America, mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna। तो ये वाली जो लाइन है वो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था जब हमने क्वेश्चंस किया था। तो इसमें यही बता रहा है कि साउथ अमेरिका के जो मैमल्स थे,
जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब जब कॉन्टिनेंट्स अलाइन हुए थे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के मूवमेंट की वजह से, तो उस टाइम का वो जो ज्योग्राफिकल होता है प्रोसेस, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी। और जो साउथ अमेरिका के जो मैमल्स थे, वो जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो मैमल्स थे ओवर रिडन मतलब टुक ओवर कर लिया। हाँ, मतलब नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स ने साउथ अमेरिका के एनिमल्स की ऐसी तैसी कर दी थी। ओके, हम्म तो वो डोमिनेट कर गए, मतलब वो ज़्यादा बेटर तरीके से अडाप्ट कर पाते हैं। हम्म ओके, ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच्ड mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammal। और यही जो प्रोसेस है, यही वाला जो फैक्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला जो प्रोसेस है, इसी की वजह से जो मैमल्स थे, जो कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के जो मैमल्स थे, वो जो पाउच्ड एनिमल्स थे, मार्सोपियल्स वगैरह, वो भी इसी फिनोमेना की वजह से सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो बेटर अडाप्ट कर पा रहे थे, जो बाद में जो जियोग्राफिकल जो भी बना था एरिया उसमें। सही बात। चलो एक सेकंड रुको, चलो ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर ये समराइज कर देंगे। कर लो। Lest we forget, some mammals live only in water. Whales, dolphins, seals, sea cows are some examples. Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution। तो इसमें यही बता रहा है कि और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि एक्वेटिक हो गए, जो कि पूरी तरीके से वाटर पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से कहीं पे रहते हैं, जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स हो गए, सील्स हो गया, सी काउज हो गए, ये सब कुछ। और भी जैसे एनिमल्स, जैसे हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया। तो ये जितने भी सारे हैं, उसमें इवोल्यूशन, उन सब में इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होता आ रहा है। जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सब में इवोल्यूशन हुआ है। और ये जो हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, इन सब की जो इवोल्यूशन है, ये एक स्पेशल स्टोरीज है इवोल्यूशन की। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इनमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। ये तो अपने आप से जोड़ दिया, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। स्पेशल स्टोरीज है तो स्पेशल लिखा है ना। सही बात है। ठीक है आगे। स्पेशल तो जोजी भाई भी हैं, बट ओके, चलिए कंटिन्यू करिए। स्पेशली एबल्ड स्पेशल काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, यही होता है। करो, कंटिन्यू करो। The most successful story is the evolution of man with language skills and self consciousness। और ये जितनी भी स्टोरीज है इवोल्यूशन की, उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो मैन का है, हमारा है। कैसे हमने इतना इवॉल्व किया, लैंग्वेजेस सीखे, आज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, स्किल्स सीखे, और सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक इंसान का, कि सेल्फ कॉन्शियस है इंसान। तो यही जो एनिमल्स है, और सोशल एनिमल्स और एनिमल्स में डिफरेंस जो होता है वो इसी चीज़ का होता है कि नहीं, ये सोशल एनिमल्स में नहीं होता है। ये हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सेल्फ कॉन्शियस अगर वो है तो वो लिविंग है, ऐसा कंसिडर किया जाता था। हाँ लिविंग ठीक वर्ल्ड है, में था। ठीक है। A rough sketch of evolution of life forms. Their times on a geological scale are indicated in figure number 6.9 and 6.10। कहाँ है? ऊपर है, ऊपर होगा। एक सेकंड, पहले एक बारी जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं। तो कुल मिला के अनिका ने ये बताया, एक सेकंड बिना देखे रिवाइज करने दो। अनिका ने ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैमल जो थे वो शुरू लाइक थे, छोटे छोटे से फॉसिल थे। फिर मैमल के बारे में बताया कि विविपेरस थे, बच्चे अपने पेट में रखते थे। फिर उन्होंने ये बताया कि उसके बाद मैमल थोड़े इंटेलिजेंट थे, वो डेंजर वगैरह सेंस कर लेते थे। फिर बताया कि, और क्या बताया था इसके आगे मैं भूल, अच्छा हाँ, फिर साउथ अफ्रीका के बारे में बात हुई कि भाई ऐसा था कि साउथ अमेरिकन फ़ौना जो नॉर्थ अमेरिका से जब आके मिला, हाँ, नॉर्थ अमेरिका से जाके मिला, हाँ, तो नॉर्थ अमेरिका वाले जो एनिमल्स थे, वो मैमल्स वो ज़्यादा अडेप्टेड थे। अब मैमल सबसे ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं। मैमल एक ऑर्डर है, मार्सुपियल एक ऑर्डर है। मार्सुपियल इतना ज़्यादा लाइक एफिशिएंट नहीं होता अपेरेंटली, आई डू नॉट नो, इट्स जस्ट नॉट दैट बेटर। तो बट इस केस में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ना टूट के बिल्कुल ही अलग चला गया, वहाँ मैमल की तादाद बहुत कम थी, इसलिए वहाँ से हमारे मार्सुपियल थ्राइव करते रहे, आज भी थ्राइव करते आ रहे हैं। फिर बात बताई कि भाई एवोल्यूशन बहुत स्पेशल चीज़ है, घोड़े में बहुत स्पेशली हुई थी, हमारा केस लिया थोड़ा इंसानों में अलग होता है, इट्स डिफरेंट। आई गेस कुछ इंपॉर्टेंट मिस आउट हुआ नहीं है, यही तो था, और कुछ था क्या?
हाँ ये हाँ यही था, मोर और लेस यही था। 6.9 6.9 सही देख, है। 6.9 6.10 6.9 हमने देख लिया था, 6.10 देख लेते हैं एक बारी। पहले ब्रायोफाइट, फिर इसमें प्लांट्स का हाँ प्लांट्स के उस पर्सपेक्टिव से है ये, सही बात है। कॉनिफर। एराज है। सीनोजोइक जो एरा होता है वो सबसे रीसेंट वाला होता है। उसके बाद जैसे हमने बताया था टाइम पीरियड को डिवाइड किया, जैसे वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, तो मंथ्स में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, वीक्स में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, ईयर में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, डिकेड होता है उसमें 10 साल होता है, सेंचुरी होता है उसमें 100 ईयर्स होता है। तो वैसे एराज भी एक टाइम पीरियड का जो मेजर करने का क्वांटिटी है वो है। तो जो सीनोजोइक है वो सबसे रीसेंट है, बीच वाला मीसोजोइक, और सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है पेलोजोइक। पेलियोजोइक, यस राइट, यही है। करेक्ट। उसके बाद फिर पीरियड्स है, पीरियड्स में क्वाटरनरी है, टर्शियरी है, क्रिटेशियस है, जुरासिक है। जुरासिक में डायनासोर्स होते थे। ट्रायासिक है, पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है और साइलोरियन है। क्या बात है, नाइस। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, व्हाटएवर। ओके, हमारा अब ओवोल्यूशन कह रहा हूँ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन बचा है। एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन बचा है, ठीक है, माय बैड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 15 मिलियन साल पहले, अब हमने ये पढ़ा ना, तो देखो काफ़ी 15 मिलियन ईयर को फिर भी इतना लंबा टाइम नहीं लग रहा। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एग्जिस्ट करते थे। ओके, वो हेरी थे, गोरिल्ला चिंपांजी टाइप के थे दिखने में, टाइप के थे, ये ध्यान रखना। गोरिल्ला और चिंपांजी नहीं थे, ये ध्यान रखना। वैसे ये चीज़ बहुत ख़राब ली गई है, गोरिल्ला और चिंपांजी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। रामापिथिकस जो था, किसको कर रहे हैं? रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस से। ये कहाँ पे थे, इनका ओरिजिन कहाँ पे था? इनका होगा अफ्रीका वगैरह में हुआ होगा, और क्या। ये खैर, प्रोफाइल फोटो। अरे अब मत करिए। देवर हेरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी। रामापिथिकस जो था वो मैन लाइक था, और ड्रायोपिथिकस जो था एप लाइक था। वैसे हम अब ये यूज़ नहीं करते हैं, सही बताऊँ तो। कुछ हड्डियाँ मिलती हैं मैन लाइक बोन्स की इथियोपिया में और तंजानिया में, जिनके पास होमोनिड फीचर थे, मतलब उनके चीक्स बड़े थे, और माथा बड़ा था, ये सारी चीज़ें। खैर, और ये 3-4 मिलियन ईयर। यूरोप में है ना? हाँ बोलो। इथियोपिया कहाँ पे है, यूरोप में है? नहीं, अफ्रीकन कंट्री है, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया और तंजानिया। हाँ, अब वेस्ट अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन है, ये नहीं पता मुझे। साउथ अफ्रीकन तो नहीं है मेरे हिसाब से, आई गेस ये ईस्ट अफ्रीकन है शायद, ये आई एम नॉट श्योर। चेक करना भाई, चेक करना जूजू भाई, तंजानिया और इथियोपिया कहाँ पड़ता है, चेक करके बताना है भाई। टेंजिनियन यूनिवर्सिटी आ रही, नाइजीरिया पड़ेगा तेरा। वेस्ट अफ्रीका, अरे वेस्ट है, अगले वेस्ट है, हाँ वेस्ट है। अरे ये तो रहा ईस्टर्न अफ्रीका, ये तो रखा। खैर, तो ईस्ट में कैसे है? तो नाइजीरिया तो वेस्ट में है। नाइजीरिया तो बोला ही नहीं, इथियोपिया और तंजानिया बोला है। जब तूने बोला नाइजीरिया तो मैं बता रहा था, नाइजीरिया तो शायद वेस्ट में आता है। अच्छा खैर रुको, आगे बढ़ने दो। अब यहाँ होमोनिड फीचर्स थे भाई, जिनको माना होमोनिड फीचर्स आए इन पे 3-4 मिलियन को। अब ये ना बहुत लंबे नहीं थे, 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं हो गए, ठीक है, फाउंड बाई पीपल। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ क्या कुछ होमोनिड मतलब होमोनिड मतलब थोड़े बहुत इंसान जैसे दिखने वाले होमोनिड फीचर, जैसे कि ऐसे फीचर्स मान लो, ऐसे फीचर्स, या ये नहीं, ये मान लो इतना बड़ा सर है, उसके चीक्स हैं, उसके जबड़ा है ऐसा, और ऑसिपिटल बोन है उसका, यू गेट द पॉइंट। मतलब कॉन्डाइल जो होता है, एक नॉट इम्पॉर्टेंट, इंसान जैसे दिखता था वो कुल मिला के। अब इसको बोला गया है ऑस्ट्रेलोपिथिसीन या ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहता था, ठीक है। एविडेंस ये दिखाया गया कि भैया वो हंट तो करते थे लेकिन मेनली फ्रूट वगैरह खाते थे, ठीक है। अब जो पहले ह्यूमन लाइक थे, जो पहले ह्यूमन लाइक हुए, उनको होमो हैबिलिस बोला गया है, ठीक है। ह्यूमन लाइक मतलब सेम स्पीसीज हैं, देखो स्पीसीज नेम सेम है, नहीं जेनरिक नेम सेम, मतलब होमो वाले हैं। जीनस नेम सेम है। हाँ, जीनस मतलब हमारे जीनस जैसा ही था। हाँ, हमारे जीनस जैसा था, जिसका इतना दिमाग था, 650 से 800 सीसी का दिमाग था। वो मीट वगैरह नहीं खाते थे। हमारा 1350 सीसी है, 1350 सीसी है, 1400 नहीं 1400 एक्चुअली। 50 नियंडरथल का 1400 होता है वैसे, या इस बुक में शायद 1400 है। हाँ नहीं, हाँ, नियंडरथल का ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, एवरेज ब्रेन अपेरेंटली। चलो उसके बाद आया हमारे पास जावा में फॉसिल्स निकल के आए होमो इरेक्टस के,
ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस का थोड़ा बड़ा ब्रेन था 900, और वो थोड़ा सीधा चलता था इसलिए उसका नाम इरेक्टस है, इरेक्टस। चलो, होमो इरेक्टस मीट, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह सही होगी। हाँ हाँ हो सकता है। होमो इरेक्टस मीट खाता था। फिर निएंडरथल आया जिसका 1400 सीसी का दिमाग। ये ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया में रहते थे, वैसे तो सही बताऊं तो मेनली यूरोप में रहते थे, यूरोप में ही पाए जाते थे इतने साल पहले। ये सबसे ज़्यादा लाइक 40,000 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, मतलब अगर यूनिवर्सली देखा जाए तो ये मतलब ये कुछ साल, मतलब कुछ समय पहले ही एक्सटेंट हुए ही हैं। सोचो अगर एक्सटेंट नहीं होता तो हमारे साथ रह रहे होते होमो निएंडरथल। वो हाइट वगैरह क्वेश्चन आपके उसकी कम्युनिटी एक्सटिंक्ट पोस्ट हुए हैं या फिर वो इवोल्यूशन हो गया उनका? नहीं नहीं, इवॉल्व नहीं होते। कुछ स्टोरीज हैं कि इनको मार दिया था होमो सेपियन ने, यानी कि हमने। कुछ कहते हैं कि इनके साथ ब्रीड कर लिया था और इनको अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया था, क्योंकि आजकल अगर आप डीएनए टेस्टिंग कराने जाते हो तो थोड़ा बहुत डीएनए इनका निकल के आ जाता है कि हाँ आप 4% निएंडरथल हो, 5% निएंडरथल हो। तो कुछ कहते हैं कि भाई एक्सटेंट हो गए थे। हाँ स्ट्रॉन्ग है। क्या बोल रही हो, फिर से तो बोलो। फिर फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होता निएंडरथल थे, है? निएंडरथल थे, हम लोग नियंत्रण होते हैं। निएंडरथल थे। फिजिकल अगर ये लोग तो हमने मारा कैसे इन्हें? क्योंकि और दिमाग भी नहीं, इनके पास ज्यादा था, दिमाग भी intelligent ये लोग। क्योंकि इंसान छल कपट में आगे था। इंसान ऐसा जानवर है जो छल कपट में बहुत आ गया था। ये ज़्यादा फिजिकली सुपीरियर थे और मेरे हिसाब से ये डेवलप भी ज़्यादा थे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर वगैरह भी था इनका कल्चर वगैरह भी हुआ करता था। ये इनको तो एक्सटेंड कर दिया गया था इंसान ने, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये छल कपट से मरे थे। IQ बहुत ज्यादा होता होगा। ज़्यादा इंटेलिजेंट आईक्यू का मुझे नहीं पता, और मैं कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अभी तक ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया होगा। किसी को प्रॉपरली देखना पड़ेगा। मैं देखूंगा, कोई वीडियो ढूंढ के निकाल के दूंगा तुम लोगों को, एक बार देखना। रेडिट होगा वो, शायद मैंने भी पढ़ा था। हाँ मैंने भी पढ़ा था कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इनको छल कपट से मार दिया था इंसानों ने, एज़ यूजुअल, नॉट अ बिग डील। तो यार एक बात बताओ, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर इनको नहीं आता उनका छल कपट? क्या मतलब ये ज्यादा होशियार है हाँ तो फिर इंसान का मतलब, होशियार का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपने आप बुरा हो जाएगा वो, मतलब होशियार तो बुरा ही होता है। नहीं यार, होशियार आदमी हमेशा बुरा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होमो सेपियन जो होता है अफ्रीका में अराइज हुए थे, मतलब हम लोग अफ्रीका में फिर इधर उधर गए आइस एज में। मतलब आइस एज के समय होमो सेपियन की जो डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुई वो आइस एज में हुई थी। मॉडर्न होमो सेपियन की केव पेंटिंग पाई गई है 18,000 साल पहले, जहाँ भीमबेटका रॉक शेल्टर में मध्य प्रदेश में केव पेंटिंग पाई गई है। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया, और एग्रीकल्चर जब आ गया ना तो इंसान एक जगह रुकने लगा, एक जगह उसे, हाँ घोड़े टिक गए एक जगह, वरना इससे पहले इधर उधर घूमता रहता था। फिर उसके बाद जो हुआ है वो तो भैया हिस्ट्री है ही है हमारी। कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं, आज हम लोग आए हैं, कल को हम लोग चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा एवोल्यूशन। एक बारी अनिका जी समराइज कर दो, एक बारी लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले कौन आया था वहाँ से स्टार्ट। पूरा हो गया क्या चैप्टर ही? हाँ जी, हाँ एक बार हम समराइज करते हैं फिर सेलिब्रेट करेंगे। बताओ अनिका। सो 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स आए थे। ठीक है, प्राइमेट्स तो मत बोलो उन्हें, बट चलो ठीक है। फिर क्या नाम था उनका? ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस। ड्रायो और रामा, इसमें से इंसान को कौन रिजेंबल करता था? और इनको इंसान को रामा वाला। हाँ ये थोड़ा मैन लाइक था और वो थोड़ा एप लाइक था। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद इनको कंपेयर किया गया है गोरिल्लास और चिंपैंजीज से, और इन्हें कहा गया है कि ये बहुत हेयरी थे। हाँ बहुत ज़्यादा हेरी थे। अच्छा ठीक है, दे वर वेरी हेरी। चलो ठीक है, आगे। फॉसिल्स वगैरह मिले थे इथियोपिया में, और एक और कंट्री था इथियोपिया, टैंजानिया। हाँ ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड। ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज थे। ठीक है, इथियोपिया तंजानिया, ठीक है। फिर आगे उसके बाद फिर डेटास के साथ कंपेयर किया गया है किसका कितना ब्रेन वगैरह है। नहीं, उसके बाद बात हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स की, जो कि 4 फीट से कम थे। तेरी हाइट। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स है, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, ठीक है भाई। फिर आगे
आगे क्या बात हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेसियन की बात हो गई थी। फिर यहाँ से ब्रेन वाले हाँ, फिर यहाँ से पहले होमिनिड आए, मतलब इनके पास भी कुछ कुछ होमिनिड फीचर्स थे, बट जो हमारी जीनस वाले लोग हैं वो अब आ रहे हैं। पहला कौन था बताओ? डेटा कंपेयर करना अब स्टार्ट हुआ था। तो पहला था होमो हेबिलिस। होमो हबिलिस था, ठीक है। 650 से 800 या नहीं, कितना था? 650 650 के बीच में रेंज था। 600 से 650 के बीच में था इनका सीसी दिमाग था होमो हैबिलिस का, ठीक है। फिर 600 से 650 था, फिर 600 से 650 से 800 सीसी था। 650 तो था, अब वो 800 था, कितना था वो याद नहीं। 800 लेके चलते हैं, चलो। 650 टू 800 सीसी था। हाँ, ये रहा, ठीक है। फिर आगे, ये मीट खाते थे ना? उसके बाद फिर हाँ नहीं, ये होमो मीट, इरेक्टस खाते थे ना। अच्छा ठीक। और देखते हैं। डिड नॉट ईट मीट, ठीक है, ओके, नाइस, क्या बात है अनिका, गुड। फिर आगे बताओ। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आए थे, उनका ठीक ब्रेन है। था 900 सीसी। इनकी खास बात क्या थी? ये मीट खाते थे। नहीं नहीं, मतलब ये खड़े होके चलते थे, ये झुक के नहीं चलते थे, ये सीधा सीधा चलते थे। ह्यूमनॉइड फीचर थे हाँ, ज़्यादा। ठीक है, आगे बताओ। फिर उसके बाद उसके बाद निएंडरथल आया था, ठीक है, उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी मतलब ब्रेन साइज था 1400 सीसी। 1400 और ये सीसी का। रहता था सेंट्रल एशिया में और नियर ईस्ट, लेकिन आपने बोला यूरोप। बट हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, सेंट्रल एशिया में मान लेते हैं, चलो सेंट्रल एशिया के आसपास रहता था। सेंट्रल एशिया इज़ लाइक मंगोलिया, चाइना वगैरह, मंगोलिया, चाइना, ये सब नहीं, चाइना तो नहीं है, चाइना तो बिल्कुल इधर हो गया। अ पार्ट्स ऑफ टाइम पीरियड दिया हुआ था छोटी आंख वाले। 1000 साल से 40,000 साल। हाँ, 40,000 साल पहले जी, तो इतना पहला भी नहीं, 1.5 लाख से 40,000 साल पहले, ठीक है। 1.5 लाख से 40,000 साल पहले, ठीक है भाई। उसके बाद कौन आया भाई, बताओ? हो गया। हो- अब कौन है? होमो सेपियन आया। होमो सेपियंस। अब कौन आया? भूल ही गई, अपने आप को ही भूल गई, वाह। 18,000 तो साल। तू तो काउंट ही नहीं आता उसमें। तो अरे, तो मैंने अनिका को बोला ना कि वो अपने आप को भूल गई। मैं तो भाई, मेरा तो कवर हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल गई ना अपने आप होमो को। इरेक्टस। होमो इरेक्टस हूँ मैं। चलो, तो 18,000 साल पहले इंसान आए थे। और 2 केव पेंटिंग के नाम बताई थी, वो भी बता दो। पेंटिंग एक तो कुछ भीम बाटिका कुछ करके था। भीम थी, और एक मध्य प्रदेश में थी, रायसेना या रायसेना जो भी बोलते हैं उसको, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, और भीमबेटका रॉक शेल्टर। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया था। तो इसी के साथ हमने एवोल्यूशन कर लिया है कंप्लीट। एवोल्यूशन की PYQ भी हो रखे हैं। एक बार आप लोग याद दिला देना भाई कमेंट्स में कि मुझे PYQ वाला कार्ड याद कर दो, कार्ड ऐड करना है, और टाइम स्टैम्प भी लगा देना ताकि मैं यहाँ पे कार्ड ऐड कर सकूँ, यहाँ पे कहीं कोने में। चलो, तो इसी के साथ साथ हो गया। कैसा लगा अनिका? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? नाइस। यस, नाइस। ठीक है, जो जी भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो 5 मिनट आता हूँ, मेरे को तो गुस्सा गया। चलो ठीक है, थैंक यू जोजी वेरी मच, आप यहाँ पे आए, आपने थोड़ी कॉमेडिक रिलीफ लाई। थैंक यू अनिका, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू फॉर द ऑडियंस, अगर कोई अभी तक देख रहा है तो थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल खुद ही होगा वो चेक करने वाला। नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, ऐसे ही इवेंट आते रहेंगे हमारे, ज्वाइन करते रहना भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कॉल तो कर करके बोलता है, फिर कहता है ज्वाइन करना है। आज सारी रात डीजे पे